तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का संविधान से अगला वीडियो मैं जारी करने जा रहा हूं, जो टॉपिक होगा संसद। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बताना नहीं होगा, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनको बेहद ही रोचक टॉपिक है और बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि संसद क्या होता है, लोकसभा सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा क्या होता है। ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन बनी होती है, आम तौर पर जानने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आम तौर पर भी एक दूसरे से लोग चर्चा करते रहते हैं। तो कभी कभी आप मान लीजिए कहीं बैठे रहते हैं, संसद, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के बारे में कभी कभी जिक्र हो जाती है या कोई पूछ देता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, यह श्योर है। ठीक, तीन सब चीज़ों को देखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आज का जो टॉपिक है संसद लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आज का जो संसद से उसके बाद लोकसभा पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो में मैं राज्यसभा के बारे में पढ़ाऊँगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों, कभी कभी हम लोगों की आँखें नम हो जाती हैं वर्तमान के परिवेश में। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कुछ हमारे 5 सैनिक शहीद हुए, जिनको मैं हिंदी सीखे चैनल के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये दौर जारी रहेगा और इस तरह मैं अभी तक जो भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा, संविधान से संबंधित जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े उसको देख सकते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है उसमें जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कोई भी चीज़ आपको एकाएक नहीं आती है। आप किसी भी वस्तु को एक बार देख लेंगे तो चेहरा पर बना, आपके दिमाग में, आँखों पर बना नहीं रहता है। जब उसको 2 से 3 बार देख लेते हैं तो बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे इस हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसको आप लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, ताकि हमारी भाषा को आप समझ लेंगे। जब भाषा समझ लेंगे तो ये जो भी चीज़ें हम पढ़ाया जा रहे हैं हम लोगों के द्वारा, आपको समझने में आसानी हो जाती है। आप देखिए, किताब कहीं नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप किसी से भी पूछेंगे तो कई किताबों से पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब पढ़ा जाए, और कई यूट्यूब चैनलों को पढ़ने से अच्छा है किसी एक यूट्यूब चैनल को पढ़ा जाए। तो इसलिए मैं आप सभी को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक बार में किसी की भाषा को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए भाषा को समझने के लिए, चीज़ों को अच्छे तरह से समझने के लिए आप इस हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं आपके कंपटीशन की दृष्टि से, उसको 1 से अधिक बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आते हैं, समय को आपको ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक होगा संसद। दोस्तों, संसद क्या है? सबसे पहली बात हर लोगों के दिमाग में चलती है कि संसद होता क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद का जिक्र है। 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, संसद क्या होता है? संसद अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका लोकसभा हो गया, और राज्यसभा व राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपति को ही हम संसद कहते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि संसद है तो संसद में आपका क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। ठीक, तीनों के समूह को ही हम संसद कहते हैं। ठीक, अब संसद के 2 सदन होते हैं। देख क्वेश्चन कितना शानदार बनता है कि संसद किसे, मतलब संसद क्या है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक, अब संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। जब क्वेश्चन बनेगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, संसद का अभिप्राय यही होता है जो संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो केंद्र की शासन व्यवस्था है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्र की शासन व्यवस्था द्विसदनात्मक है, कब, कहाँ से लिया गया? तो मैं बता दूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत की जो केंद्र व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी द्विसदनात्मक का मतलब ही हुआ कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, यानी अब आगे आते हैं दोस्तों, संसद जो भारतीय संविधान था उसी का नया रूप दिया गया। ठीक, जिसको संसद बोला गया। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 79 में संसद है। अब संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा, एक आपका होता है राज्यसभा। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो लोकसभा के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसको देखते हुए। तो देखिए लोकसभा क्या होता है, तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 यानी 81 में
लोकसभा का वर्णन। लोकसभा का मतलब क्या होता है कि लोगों का समूह, यानी कहने का मतलब ये है कि आम जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर केंद्र में या संसद में भेजे जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ठीक दोस्तों, लोकसभा एक क्या है तो प्रथम सदन। देखिए क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा क्या है तो प्रथम सदन है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा क्या है तो निम्न सदन है। ठीक, देखिए लोकसभा प्रथम सदन है, निम्न सदन है और क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब है कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। और किसके द्वारा भंग किया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये बेहद रोचक क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा एक प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और क्या है, लोकप्रिय सदन है। कौन सदन है, लोकप्रिय। क्यों, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आम जनमानस में तेज़ी से चर्चा शुरू हो जाती है, लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इस चुनाव से संबंधित में। लेकिन राज्यसभा में इतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत राज्यसभा के जिक्र कर लें। देखिए प्रथम सदन आपका लोकसभा है, निम्न सदन अस्थायी और लोकप्रिय है, लेकिन राज्यसभा यहीं पर आपका एक उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। अब लोकसभा का जो गठन हुआ था, लोकसभा का गठन जो हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक, ये थोड़ा फैक्ट चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन में बनते, एग्जामों में बनते हैं क्वेश्चन। इन 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि आम चुनाव, देखिए दोस्तों प्रथम आम चुनाव कब हुआ था और प्रथम आम चुनाव के ही द्वारा पहली बार लोकसभा का गठन किया गया या पहली बैठक हुई। आम चुनाव, पहली आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। दोस्तों ये लोग कंफ्यूज, कुछ लोग होते हैं कि 51 हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 52। ऐसा नहीं, देखिए दोस्तों हुआ क्या कि 1951 अक्टूबर में, 1951 अक्टूबर से 1952 फरवरी तक यह चुनाव चला, इसीलिए इसको बोला जाता है 1951-52 का आम चुनाव। यानी पहली बार आम चुनाव कब हुआ तो 1951 से 52। हाल ही में 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 17वीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक, तो यानी पहली आम चुनाव कब हुआ तो 1951-52 में। आपका एकदम साधारण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था तो 1951-52 में। ठीक, उस आम चुनाव के द्वारा ही पहली बार लोकसभा की बैठक हुई या गठन किया गया। ठीक, देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें हो गई। अब आगे आते हैं जो सदस्य संख्या से संबंधित है। देखिए दोस्तों लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, ठीक, लोगों का सदन है, ठीक, आम जनता का सदन है। तो लोकसभा में सदस्य संख्या क्या बात आती है, देखिए पहले जब मूल संविधान बना उस समय आपकी सदस्य संख्या थी 500 निर्धारित किया गया था। ठीक, उसके बाद संविधान संशोधन किया गया, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। कितना किया गया, अधिकतम किया गया 552। ठीक, यानी क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बने कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो 552। दोस्तों 552 है। ठीक, अब देखिए 552 में राज्य के द्वारा 530 लोग निर्वाचित किए जाते हैं, संघ राज्य यानी केंद्र शासित राज्य के द्वारा 20 लोग आते हैं और 2 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 2 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक, तो ये आपका अधिकतम के हिसाब से, यानी अधिकतम, यानी क्वेश्चन जब बनेगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना है तो 552 है, जिसमें 530 राज्य से होंगे, 20 आपके संघ राज्य से होंगे और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि 2 ये जो मनोनीत होते हैं इनका अनुच्छेद 81 में कहीं वर्णन नहीं है, इनका वर्णन आपका अनुच्छेद 231 में है। यानी जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चुने जाते हैं उनका वर्णन कहाँ है तो अनुच्छेद 331 में है। ठीक, आगे आते हैं, ये तो अधिकतम हो गया। अब देखिए न्यूनतम सदस्य संख्या या वर्तमान में, यदि क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितना है तो 545 यानी 545। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ से 7 कम हो गया, ये कन्फ्यूजन पॉइंट होता है कि आखिर अधिकतम में 7 है, यहाँ 7 नहीं, आखिर क्यों नहीं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत का एक भाग पीओके है, पीओके जो कश्मीर का एक हिस्सा जो
पाकिस्तान के हिस्से में या पाकिस्तान इसको कब्जा किया है, तो इसमें कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, यह अगर भारत में शामिल हो जाएगा जिससे, तो यहाँ से 7 सीट और बढ़ जाएंगे, तब आपके 552 हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे आते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकसभा में सदस्य संख्या है वर्तमान में तो 545, न्यूनतम सदस्य संख्या है तो 545। अब इसमें देखिए राज्य से कितने सदस्य जाते हैं तो 530 जाते हैं, संघ राज्य यानी केंद्र शासित राज्य से कितने जाते हैं तो 13 जाते हैं, और कितने मनोनीत होते हैं तो 2। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो 2 सदस्यों से। ठीक, अब आगे यानी ये आपका सदस्य संख्या हुआ। अब देखिए लोकसभा के जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये जानने की जरूरत है। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कहने का प्रत्यक्ष और यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में यही अंतर है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें आम जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष चुनाव में आम जनता यानी आप और हम, आपके और हमारे द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जिन चुनाव में हम लोग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, इन लोगों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष या डायरेक्टली इलेक्शन जो होता है उसमें आपका मान लीजिए लोकसभा सदस्य हो गया, विधानसभा सदस्य हो गया, गांव का प्रधान हो गया, जिला पंचायत सदस्य होगा, आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, वहीं पर जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष वो जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, तो ये देखिए निर्वाचन जो प्रक्रिया होती है लोकसभा सदस्य की वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक, दूसरी बात वयस्क मताधिकार, यानी कहने का मतलब है कि इस चुनाव में वयस्क जो मतदाता होते हैं वो भाग लेते हैं, जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो 18 वर्ष। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? तो मैं बताना चाहूँगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई लड़का या कोई भी मान लीजिए लड़की यदि 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वह चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य या नगर पालिका के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, तो ये वयस्क मताधिकार पे हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं कि मान लीजिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्यों की योग्यता। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे। तो एक तो कॉमन ये रहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, और उम्र जो हो, देखिए न्यूनतम उम्र की बात आती है, कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। न्यूनतम उम्र, ठीक, देखिए दोस्तों न्यूनतम उम्र जो होता है लोकसभा सदस्य का 30 वर्ष होता है। यानी यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। ये आपका न्यूनतम उम्र की बात होती है। ठीक, जैसे विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम उम्र अलग अलग, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 35 वर्ष, महान्यायाधीश के लिए 35 वर्ष, गांव का प्रधान बनना है, ग्राम प्रधान बनना है तो 21 वर्ष। तो ये आपका उम्र न्यूनतम उम्र निर्धारित किया जाता है, लेकिन अधिकतम उम्र का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये आपका योग्यता होता है यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है। दोस्तों अब आगे आते हैं लोकसभा सदस्य के कार्यकाल, यानी लोकसभा सदस्य जो बनता है उसका कार्यकाल कितना होता है, कब बढ़ाया जा सकता है, कब घटे, ऐसा कुछ प्रावधान संविधान में दिया गया है। देखिए दोस्तों कार्यकाल जो होता है लोकसभा सदस्य का वो 5 वर्ष होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं वो 5 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़, कभी कभी जब आपके देश में मान लीजिए आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल के दौरान, ठीक ना, यानी देश में आपातकाल लग जाएगा तो आपातकाल के दौरान लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। ठीक, अब बढ़ाया जाता है तो उसमें एक थोड़ा देखने वाली बात होती है कि क्या कैसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि एक बार में, यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपातकाल के दौरान एक बार में कितने वर्ष के लिए आपके लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो 1 वर्ष के लिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो 5वीं लोकसभा का गठन हुआ था, 5वीं लोकसभा जिस समय आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी 1975 की, 1975 से 77 तक आपका आपातकाल चल रहा था। उसी दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार करके 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक, अब यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन बनेगा कि कब लोकसभा के कार्यकाल
5 से 6 वर्ष हो सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है, तो आपातकाल लगता है तब। यानी अगर ये भी क्वेश्चन बनेगा कब, यानी किस लोकसभा के दौरान ऐसा हुआ था, तो 5वीं लोकसभा के दौरान। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब एक संविधान संशोधन हुआ था, यानी कहने का मतलब है ये जो 42वां संविधान संशोधन है, पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से संविधान का सबसे बेहतर संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान बोला जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। यानी कहने का मतलब यह क्वेश्चन बनेगा किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। लेकिन जैसे ही आपके भारत में 1978 में जब नई सरकार गठित होती है जनता पार्टी की, तो 44वां संविधान 1978 में होता है। और 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, तो होता क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया जाता है, जो वर्तमान में है। ठीक, तो ये आपका कार्यकाल से जुड़ा हुआ चीज रहा, ठीक, तथ्य रहा। अब आगे आते हैं दोस्तों आपका अधिवेशन और गणपूर्ति। यानी कहने का मतलब ये होता है कि लोकसभा का जो अधिवेशन चलता है या ये अधिवेशन कब चलेगा, क्या कुछ प्रावधान होते हैं, क्या कुछ शर्तें होती हैं, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा की जो प्रथम अधिवेशन होती है, ठीक, उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी भी अधिवेशन की या सत्र की अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच का जो दूरी होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए, वो 6 माह। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, साल भर में 2 ही सत्र चलते हैं, ठीक, अब दोनों सत्र के बीच का जो समय का अंतर होना चाहिए, तो कितने का होना चाहिए, 6 माह। यानी कहने का मतलब है कि एक सत्र समाप्त हो रहा, उसकी अंतिम तिथि और अगले सत्र की पहली तिथि के बीच का अंतर कितना हो जाए, 6 माह। ठीक, संविधान की दृष्टि से इस 6 माह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है। क्यों बता दूं कि देखिए 6 माह का मतलब कि आपका यदि मान लीजिए कोई निर्वाचन प्रक्रिया होती है, कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, तो उसकी पद रिक्त हो जाते हैं, तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। ठीक, यदि आप किसी सदन के सदस्य नए मंत्री बना दिए गए, तो 6 माह के अंदर आपको पुनर्चुनाव के द्वारा आना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अधिवेशन यानी 6 माह का अंतर होना चाहिए। अब गणपूर्ति की बात आती है, तो यानी कोरम संख्या बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अधिवेशन या सत्र तभी चलता है, ठीक, जब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल लोकसभा सदस्य संख्या का 1/10 होगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक मान लीजिए जैसे सत्र चलने लगा किसी भी तिथि को, ठीक, और मान लीजिए आपके कुल सदस्य संख्या 545 है, ठीक, अब इसका 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य यदि नहीं उपस्थित है, तो उस दिन सत्र नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 55 या 56 सदस्य, लगभग 55 सदस्य यदि लोकसभा में उपस्थित है तो सत्र चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक, तो दोस्तों ये आपका कुछ प्रावधान रहा। अगला इसी में जो टॉपिक होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों सबसे पहली बात कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही बनाया जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा सदस्य जो होगा वो लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही आएगा। ठीक, और देखिए उस चुनाव के बाद जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का वर्णन है। ठीक, अब अनुच्छेद 93 में ये कहा गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा सदस्यों में से उनको चुना जाता है। ठीक, यानी इनका काम क्या होता है दोस्तों, तो ये लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, कार्रवाई का संचालन करेंगे उससे पहले एक चीज़ आती है, एक और शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, देखिए लोकसभा को स्पीकर भी, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोला जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो लास्ट सेकेंड एग्जाम पीसीएस में पूछा था कि प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक, तो मैं बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है एक अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, और जिसका कार्य क्या होता है कि जो नई लोकसभा का चुनाव होता है, जो सदस्य जीत कर जाते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। शपथ दिलाने का कार्य करता है, यानी शपथ दिलाने का कार्य करता है जो अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है और नए अध्यक्ष बन जाते हैं, उसी तिथि से वो
उसमें लोकसभा अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, जिसकी नियुक्ति, ये भी ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, अब आते हैं अस्थायी अध्यक्ष जो लोकसभा के होते हैं, वो उनका भी जो उनको लोकसभा सदस्य होना चाहिए। एक थोड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, या लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ होता है कि नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद जो होते हैं ये आपके लोकसभा सदस्य के ही रूप में शपथ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए इनका जो कार्य होता है, कार्य ये होता है कि लोकसभा जो सदन होता है उसके कार्यवाही का संचालन करना होता है। जो भी सदस्य होते हैं उनको इस्तीफा दिलवाने में भूमिका होती है, या उनको कैसे क्या बातों को रखना है, ये सब चीज़ें देख रेख किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ आता है कि मान लीजिए जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 हमने पढ़ा दिया है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 है। तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का कार्य होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें, इन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक और चीज़ है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद मान लीजिए जब कहीं मतदान होता है लोकसभा में और मत बराबर के हो जाते हैं, तो उस स्थिति में निर्णायक मत करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक, तो दोस्तों ये आपका आज का लोकसभा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहा है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिए। एक चीज़ और बता दें कि प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तो जीवी मालवंकर के ही समय इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हटाया नहीं गया। यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ रोचक तथ्य जानिएगा कि प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, यानी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक, दूसरी आपकी सुमित्रा महाजन। ठीक, और तीसरा जो मतलब दो महिलाएं ऐसी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बन चुकी हैं। पहले जीवी मालवंकर थे और वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो राजस्थान से हैं। ठीक, तो ये आपका एक आज का ये जो टॉपिक परीक्षा के दृष्टि की ओर से बेहद इंपॉर्टेंट था। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।